तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर रिएक्शन वीडियोस में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, अभी हम जिस वीडियो पर रिएक्शन बनाने वाले हैं वो वीडियो मैंने द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी यूट्यूब चैनल से वीडियो लिया है। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान सेलिब्रेट्स IMF लोन, नो नीड टू वर्क हार्ड। तो अभी जो हमने मेजर गोरवाले सर की पुरानी वीडियो बनाई थी उसमें सर कह रहे थे कि जो पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर है इशाक डार, उसका ट्वीट आया था कि हमें लोन मिलने वाला है। बट जब तक सर की वीडियो अपलोड हुई थी तब तक लोन मिल गया था, तो ये मैंने वीडियो में बताया भी था। तो उसी को लेकर सर अभी वीडियो बना रहे हैं कि IMF ने लोन दे दिया। सर उस लास्ट वीडियो में भी कह भी रहे थे कि मैं IMF के हाथ जोड़ता हूँ कि इनको लोन दे दो पाकिस्तान को, वरना ऐसे सिर खाते रहेंगे। तो अभी पाकिस्तान को $3 अरब का नया लोन मिला IMF से, और उससे पाकिस्तान कुछ टाइम के लिए दिवालिया होने से और बच गया है। तो इसी के ऊपर मेजर गोरवाले सर की वीडियो है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो क्लास में बात करेंगे। और गाइस, वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ सर के यूट्यूब चैनल द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर रिएक्शन वीडियोस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और कमेंट करके हमें बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ओके, स्टार्ट। और नाक से सारी लकीरें खिंचवाई, पूरी गजल लिखवाई इनसे, पूरी नज्म लिखाई, नाक से लकीरें खींच खींच के पूरी। अब जाके इनको एक कटोरा फेंक के मारा चाइना के मुंह पे, चाइना के मुंह पे ये कटोरा लगा चाइना जमीन पे। एक कटोरा फेंक के मारा सऊदी के मुंह पे। मेहनत तुम करोगे, मैं दुआएं करूंगा। ये प्लान है जरदारी का। दुआएं करने के लिए प्लान चाहिए कोई, किताबें पढ़नी होनी के दिलों में कूट कूट के हिंदू नफरत और यहूदियों के खिलाफ नफरत भरी गई है। ये सिर्फ जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गोरवाले और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पाकिस्तान को $3 अरब का लोन मिल गया। भाई साहब, इतनी खुशियां हैं पाकिस्तान में कि जैसे कई समय के बाद घर में बच्चा पैदा होता है ना, लोग पागल हो रहे हैं साहब, सड़क पे नाच रहे हैं लोग, मिठाइयां डिस्ट्रीब्यूट। अब तो हमने तीर मार लिया, अब तो हमने मार्का मार लिया। पाकिस्तान करीब 8, 9, 10 महीने से इसका वेट कर रहा था, और हर समय मैं यही कह रहा था, आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, मैंने यही बोला है कि इनको लोन मिलेगा और इनको जरूर मिलेगा, लेकिन तब जब ये नाक से अपनी लकीरें खींच चुके होंगे। और नाक से सारी लकीरें खिंचवाई, पूरी गजल लिखवाई इनसे, पूरी गजल लिखवाई इनसे, पूरी नज्म लिखाई, नाक से लकीरें खींच खींच के पूरी। अब जाके इनको लोन मिला है जुलाई से, यानी इस महीने आज 1 तारीख है, और जुलाई से इसका वितरण शुरू हो रहा है। पहले आई थिंक $1.25 अरब मिलेगा, धीरे धीरे बाकी मिलेगा इनको। ये ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक शॉट में कोई आके इनको बोलेगा ये लो 3 अरब। इतने भी लकी नहीं है पाकिस्तानी, लेकिन इनको लोन मिल गया है। और भाई साहब, जो खुशी है ना पाकिस्तान में, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, इतने खुश हैं पाकिस्तानी, इतने खुश हैं भाई साहब। और पाकिस्तानी अब देखिएगा मंडे को, तो आज सैटरडे हो गया, संडे, मंडे को देखिएगा स्टॉक मार्केट में उछाल। पाकिस्तानी करेंसी बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है, 8-10 रुपए अगेंस्ट द डॉलर जंप मारा है उसने, और एक खुशी का माहौल है और एक पॉजिटिविटी का माहौल है भाई पाकिस्तान में, क्योंकि लोन मिल गया। मैं आपसे ना 2-3 चीजें अब आपको बताना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ, सर बताइए। कहता बहुत कुछ है ये, वैसे करता कम है, लेकिन शहबाज शरीफ ने बोल दिया है कि साहब अब हमें सेंट्रल बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को 14 बिलियन तक ले जाना है। ये डर ने बोला है, इशाक डर ने 14 बिलियन तक ले जाना है एंड ऑफ जुलाई तक, 14 बिलियन तक समझ लो। अभी ये 4 बिलियन है इनके पास आज की तारीख में, 10 बिलियन और 30 दिन के अंदर इनको ऐड करने हैं, अगले 30 दिन। एंड ऑफ जुलाई बोला इसने। अब इसने एंड ऑफ जुलाई बोला, जब ये नहीं करेगा, जब ये नहीं कर पाएगा एंड ऑफ जुलाई तक 14 अरब, फिर ये पता क्या बोले, मैंने साल तो बोला ही नहीं था, मैंने ये थोड़ा सा बोला तो 2023, 2030 तक करूंगा, अभी तो 7 साल बाकी है, चिल, रिलैक्स, टेक इट इजी। एनीवे, तो दोस्तों इसने बोला है कि एंड ऑफ जुलाई तक, और हम मान के चल रहे हैं 2023 का एंड ऑफ जुलाई तक, हमें क्या करना है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स 4 से 14 अरब डॉलर ले जाने हैं। अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये नहीं बताया भाई ने। क्या पाकिस्तान के अचानक एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, पाकिस्तान ने कोई नई सॉफ्टवेयर बना ली है, पाकिस्तान ने कोई नया मोबाइल फोन बना लिया है, कोई टीवी बना ली है, कोई गाड़ी बना ली है, पाकिस्तान ने कोई नई वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन, कुछ तो ऐसा होगा जो पाकिस्तान थोक के हिसाब से करोड़ों की तादाद में अमेरिका भेजेगा, यूरोप भेजेगा, पूरी दुनिया में मिडिल ईस्ट भेजेगा, चीन भेजेगा, और फिर वहां से लबालब पैसे आएंगे। क्या ऐसा कुछ है? नहीं। प्लान ये है कि बॉस
मांगो मांगो और इतनी बेशर्मी से मांगो कि सामने वाला देने पर मजबूर हो जाए। सामने वाला ये बोले कि नहीं यार सुन, ये ले, मेरे गले की चेन ले, हाथ की घड़ी ले, उंगलियों की अंगूठी ले, पैर के जूते ले, मेरा पीछा छोड़ दे बस, मेरे कपड़े ले, मेरा जो भी अंदर भी पहना हूं मैं, जांगिया बनियान, तू सब ले ले भाई, बस तू जाने का नाम ले, जाने का नाम ले, जाने का नाम ले। ये प्लान है इनका, मैं बता रहा हूं, और कोई प्लान नहीं है इशाक डर का। अच्छा जी, दूसरी चीज मैं एक और चीज बताता हूं आपको, बड़ी खतरनाक। शहबाज शरीफ का एक ट्वीट देखिए साहब, ऐसे होने चाहिए लीडर। अल्हम्दुलिल्लाह, I am pleased to announce that Pakistan has reached staff-level agreement with the IMF on a 9-month US $3 billion standby agreement. This agreement will help strengthen Pakistan foreign reserves. और फिर कहता है कि Pakistan to achieve economic stability and put the country on the path of sustainable economic growth, inshallah. I would like to appreciate the efforts and hard work of Finance Minister Ishaq Dar and his team at the Ministry of Finance for achieving this outcome. I would also like to thank MD IMF, ये क्रिस्टियाना है इसका नाम से, जॉर्जीवा and her team at the IMF for their cooperation and collaboration, especially during the course of last week. तो दोस्तों, शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में अल्हम्दुलिल्लाह भी लिख दिया, उसने इंशाअल्लाह भी लिख दिया। उसने क्या क्या नहीं लिखा, उसने कैसे कैसे अल्लाह का नाम नहीं लिया। मुझे जब पहले मैंने इसका ट्वीट देखा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिल डूब गया। मैंने बोला इन्होंने कश्मीर फतेह तो नहीं कर दी, और पाकिस्तानियों ने कहीं सब्ज हिलाली परचम कहीं श्रीनगर में तो नहीं लहरा दिया यार, इतना कॉन्फिडेंस। फिर मैंने देखा भाई ये तो लोन मिल गया इनको यार, ये लोन की बात कर रहे हैं। मुझे लगा इन्होंने कश्मीर फतेह कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इतनी खुशी पाकिस्तान गाना नहीं है कि मुझे खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए। ये देखो यार, तो ये भाई साहब इन्होंने बोल दिया। एनीवे, अब हम आते हैं मुद्दे पे। तो ये इन्होंने सबको बोला कि भाई हम जो ये पाकिस्तान को लोन मिला है ना, ये जो लोन का मतलब 30 जून को लोन अप्रूव हुआ उनका, और अगर 30 जून को लोन अप्रूव नहीं होता तो फिर जो ये लास्ट डे था उस दिन, अगर उस दिन लोन अप्रूव नहीं होता तो फिर ये जो पूरा चल रहा था मामला वो ज़ीरो हो जाता, और फिर उसके बाद दोबारा से पाकिस्तान को ज़ीरो से शुरू करना पड़ता कि मुझे दोबारा IMF से लोन चाहिए। क्योंकि जो लोन पीरियड था, लोन देने का जो टेन्योर था जो IMF की तरफ से था, वो 30 जून को ख़त्म हो रहा था 2023 को, पर लास्ट दिन ही अप्रूव हो गया। क्योंकि एक हफ़्ते में, ऐसा मैंने पढ़ा कि एक हफ़्ते में जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो हफ़्ते में 3 या 4 बार वो जो IMF के MD है उससे मिला रिगार्डिंग लोन की, हमारा लोन अप्रूव कर दो। और वही मेजर गोरावारी सर बता रहे हैं कि उन्होंने जो शर्तें हैं, मतलब जो उनसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखवाए होंगे IMF वालों ने, वो क्या है वो भी तो पता नहीं है, पर काफ़ी ख़तरनाक होंगे वो। क्योंकि जो IMF ने लोन दिया है उसके बदले उसको लोन वापस भी चुकाना है पाकिस्तान ने, तो उसके लिए या तो अपने देश में सब्सिडीज़ कम करेंगे या फिर महंगाई और बढ़ेगी। बट देखते हैं अब आगे क्या होता है। क्या बता रहे गोरावारी सर? अब देखना पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, पाकिस्तान फिर उरूज पे चला जाएगा, पीक पे चला जाएगा पाकिस्तान, जैसे पहले था। अब पता नहीं पहले कब था, ये झूठ बोल देते ना आपस में, और फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन किसी ने, ना इशाक डर ने, ठीक है, ना शहबाज शरीफ ने, ना किसी बंदे ने, और जब इमरान खान था ना इमरान खान ने कभी ये बताया कि हमारा प्लान क्या है यार, हम करेंगे क्या। कोई डिटेल व्हाइट पेपर हो तो दिखाओ कौम को कि बेटा ये प्लान है, देखो बच्चों, हम ऐसे कुछ नहीं, सब झूठ, सब मक्कारी। हम भीख मांग मांग के सुपर पावर बन जाएंगे। हम इतनी भीख मांगेंगे कि हमारे सामने चाइना, अमेरिका, यूरोप, रशिया सब घुटने टेक देंगे। इनका ये प्लान है पाकिस्तानियों का। एक कटोरा फेंक के मारा चाइना के मुंह पे, चाइना के मुंह पे ये कटोरा लगा चाइना जमीन पे। एक कटोरा फेंक के मारा सऊदी के मुंह पे, ये लगा सऊदी जमीन पे। एक कटोरा मारा सीधा UAE के मुंह पे, UAE जमीन के ऊपर। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो SCO समिट होना था ना इंडिया में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट, मोदी जी ने ऑनलाइन कर दिया, वरना शहबाज शरीफ को भारत आना था, सबको भारत आना था। मोदी जी ने बोला नो, ऑनलाइन, क्योंकि उनको पता लग गया होगा विश्वसनीय सूत्रों से, खुफिया सूत्रों से उनको पता लग गया होगा ये यहाँ प्लान से आ रहा है यहाँ पे। अच्छा भाई, आप मेजबान हैं, मोदी जी मेजबान है, वहां पे दुनिया भर के मतलब 5, 7, 10 जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके हेड्स ऑफ स्टेट वो वहां पे बैठे होंगे। चाइना का शी जिनपिंग बैठा होगा, आपके जितने भी स्तान कंट्रीज हैं वो बंदे बैठे होंगे, इंडिया बैठा होगा, सब लोग। बीच में आएगा ये, बीच में आएगा कौन? शहबाज शरीफ, और वहां पे गाना गाएगा कि गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख दोगे। पर मोदी जी कह रहे हैं यार तो बेइज्जती करवाएगा और हमसे भी मांग लेगा वहां पे।
और एक बात बताओ, अगर सामने बैठ के दोस्तों, अगर शहबाज शरीफ ने मोदी जी से मांग लिए 4-5 अरब डॉलर, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, बार बार, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर 4 लोगों के बीच में तो महफिल सजी है, सब लोग बैठे हैं, ग्लोबल अफेयर्स की बात चल रही है, एसईओ कोई छोटा फॉर्मेट नहीं है, कोई छोटा फोरम नहीं है, वो बड़ा फोरम है, ठीक है, वहां पे बात चल रही है, पूरी दीन दुनिया की खबर, ये वो, आप ऐसा करेंगे, इतने ट्रेड, कितने अरब का, तुम इतने अरब का देता, हम इतने अरब का चेक देता तुम्हें, लाओ इधर, ये चल रहा है वहां पे। बीच में अचानक शहबाज शरीफ आ जाए और बोले सबसे, सुनो सब 2-2 अरब निकालो यहाँ पे जितने बैठे हैं। तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी, क्या इज्जत रह जाएगी? मोदी जी कुछ बोल नहीं पाएंगे, सब कुछ मांग लेगा उनसे। तो बोला कि इसको ऑनलाइन करो, मैं बता रहा हूँ इसके डर के मारे ऑनलाइन हुआ है, मुझे पक्का पता है इसके डर के मारे ऑनलाइन हुआ है दोस्तों। अच्छा जी, शहबाज शरीफ ने एक और भंड मारा, सॉलिड भंड मारा, ये सारे के सारे भंड मारते हैं। जरदारी ने मारा था ना, जरदारी ने बोला था मैं 4 अरब से 100 अरब ले जाऊंगा, और फिर उसके बाद क्या बोला था जरदारी ने, जिसमें मुझे कह रहा था कि मैं मेजर गौरवारिया रॉक एजेंट है, उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है सामने जो लोग बैठे थे तो लोगों ने, किसी ने पूछा होगा जनाब आपका क्या प्लान है, 4 अरब से 100 अरब ले जाना है आसिफ अली जरदारी को, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जनाब प्लान क्या है? कह रहा मेहनत तुम करोगे मैं दुआएं करूंगा। ये प्लान है जरदारी का कि मेहनत तुम करोगे, मैं दुआएं करने के लिए प्लान चाहिए कोई, किताबें पढ़नी होनी इकोनॉमिक्स की, मैंने दुआ करनी, ये हाल है इनके, ठीक है। एनीवे, शहबाज शरीफ क्या कहता है कि टुडे एज यू नो आवर इंटरेक्शंस विद द IMF व्हिच वाज अंडरवे फॉर मेनी मंथ्स reached a very positive conclusion and you must have read IMF statement. I don't need to say anything further. आप लोगों ने IMF का बयान पढ़ लिया होगा और मुझे इसके बारे में कोई कहने की कुछ जरूरत है नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और इसमें एक और बात कह दी कि बड़ी मेहनतों के बाद, इतने महीने के अनसर्टेनिटी के बाद, ये सब जो भी हुआ, जो भी चैलेंजेस फेस हुआ, हम लोग, हमारी फतेह हुई, हम भीख मांगने में कामयाब हो गए। शहबाज शरीफ ने बोला कि मूवमेंट ऑफ प्राइड नहीं, पर मूवमेंट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन है, ये कोई फख्र की बात नहीं है, ये सोच विचारने का कि हम भिखारी क्वेश्चनिंग वेदर नेशंस डेवलप्ड ऑन द बैक ऑफ लोन्स। क्या मुल्क लोन ले लेके तरक्की, लोन लेके नहीं, भीख भी बोलो शहबाज शरीफ, सिर्फ लोन लेके नहीं, तुमने भीखें भी ली हैं। डू कंट्रीज, खुद नहीं बोला था बेगर्स कांट बी चूजर्स, शहबाज शरीफ का फेमस स्टेटमेंट है बेगर्स कांट बी चूजर्स, अब लोन पे आ गया है। ओ भाई साहब, लोन नहीं, भीख भी ली है तुमने, दोनों चीजें ली हैं। Never forget this. We were forced to take this loan, and it is my prayer that it is the last time Pakistan goes into IMF program, and we will never have to take loan again. We were forced. हमें मजबूर करा गया। किसने मजबूर करा भाई साहब? किसने मजबूर करा आपको लोन? कम खाते, जो इतना इतना खाते हो, इतने इतने मोटे मोटे पेट लेके, गर्दनें लेके चलते हो, चोरी का माल तुमने बाहर डाल रखा है, ठूसते रहते हो मुंह में सवेरे से लेकर रात तक। मत खाओ, कम खाओ, एक रोटी खाओ, इज्जत की जिंदगी जियो। भीख मांग के, लोगों से लोन ले लेके मुंह में ठूसते हो सवेरे से लेकर रात तक खाना, ठीक है, और फिर उसके बाद कहते हो कि हमें मजबूर, किसने मजबूर करा तुम्हें? कोई ये कहता है कि मुझे भीख मांगने पे मैं मजबूर? आपके हाथ पैर काम करते हैं कि नहीं काम करते हैं? मैं पूछता हूं पाकिस्तानियों से, आपके हाथ पैर काम करते हैं? आपके सीने में दिल है? आपकी खोपड़ी के अंदर दिमाग है? अगर ये सब है, अगर ये सब है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं, आपका वजीर आज़म ये कैसे कह सकता है कि हमें मजबूर करा? किसने मजबूर करा आपको? किसने मजबूर करा? क्यों अपनी मैशत आपने स्ट्रांग नहीं करी? क्यों झूठ बोलते हैं हमें मजबूर करा? कोई नहीं है, लालच है। और मैंने कल भी ट्वीट करा था, काफी पाकिस्तानी ये वो मेजर तेरा ये कर देंगे, वो करा, चुप रहो, हड़प, बेवकूफ, मेरा कर देंगे। क्या कर दोगे मेरा यार? ये पैसा गायब होने वाला है, और ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ये तुम्हारे जरदारी फरदारी ये सब ले जाएंगे बाहर, और ये पैसा जाएगा लंदन और दुबई। तुम लिख के ले लो, ये पाकिस्तानी कौम तक नहीं पहुंचने वाला। कोई पूछे तो इनसे कि 3 अरब डॉलर आ रहे हैं 6, 7, 8, 9 महीने में, जितने समय पर भी आएंगे, अब तुम ये बताओ कि तुम इसका करोगे क्या? इसके 3 चीजें होंगी, ठीक है। एक तो ये, कुछ इसका हिस्सा चीन को चला जाएगा वापस लोन देने के लिए, मानो मेरी बात, चीन को जाएगा। दूसरा, ये जरदारी भुट्टो मिलकर खा जाएंगे, ठीक है। और इसका 1% अगर कुछ आवाम के लिए लग गया तो बहुत गनीमत है, लग गया। ये सब करप्शन का पैसा या तो चीन की जेब में जाएगा, जरदारी, या फिर शरीफ की जेब में जाएगा। और बाहर ये लोग फ्लैट खरीदेंगे यार, बड़े बड़े मार्केट प्लाजे खरीदेंगे ये लोग। ये थोड़ा ना कॉम पे लगाएंगे। आप लोगों ने तो अरबों की भीख मिली है आपको, अरबों की भीख मिली है, अरबों की, मतलब लिटरली कितने अरब की अगर आप गिनेंगे आपकी आज़ादी से आज तक आपको कितना पैसा मिला है अमेरिका से और दूसरे देशों से, अगर आप उसका टोटल करेंगे ना, टोटल अगर आप करेंगे कि साहब आज तक हमें 75 साल में इतना पैसा मिला है, कोई इनसे पूछे कि पैसा गया कहाँ है? कोई पूछे कि भाई आपने उस सन में 1965 में आपको इतना मिला था, वो गया कहाँ पे? उसका करा क्या आपने? कुछ तो समझाओगे हमें कि साहब हमने ये कर दिया उसका।
सब फ्रॉड है साहब, झूठ है। खैर एनीवे, मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। पैसे तो आप ऐसे ही कमाओगे, ये तो भीख के या लोन के, खुद मेहनत तो करनी नहीं है ना। और फिर दूसरों को झूठ बोलना है कि कलमा पढ़ के मुल्क बना था हमारा और ये सब करा था, तो बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पुतिन ने बहुत तारीफ करी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, बोला है कि ही वांट्स टू एमुलेट मेक इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया कर रहा है एमुलेट, यानी कि मैं उस नक्शे कदम पे चलना चाहता हूँ, वैसी चीजें करना चाहता हूँ। Our friends in India and our big friend Prime Minister Narendra Modi launched the Make in India initiative several years ago. It has had a truly impressive effect on Indian economy, यानी कि मेरे मित्र प्रधानमंत्री मोदी और भारत में, यानी कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने मेक इन इंडिया करा था, जिससे हमें बहुत फायदा हुआ, उनके मुल्क को बहुत फायदा हुआ, यानी कि भारत को। वो ऐसा कह रहा है कि भारत को बहुत ज्यादा उससे फायदा हुआ, और हम लोग, इसमें कोई नुकसान नहीं है कि अगर हम उनको देख के कुछ सीखें और उसको एम्युलेट करें, यानी वैसे ही नक्शे कदम पे हम लोग चले। अगर हमने ये नहीं करा और हमारे दोस्तों ने भी करा है, तो दोस्तों से सीखने में कोई हर्ज नहीं है, और हमें सीखना चाहिए भारत से। ये कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज फॉर रशियन कंपनीज ड्यू टू द वेस्ट सैंक्शंस पॉलिसीज एंड नीड फॉर मॉस्को टू ऑफर सपोर्ट टूल्स टू हेल्प आवर कंपनीज मार्केट द प्रोडक्ट्स मोर एफिशिएंटली। बेसिकली क्या है कि इन्होंने बोला है, ये बेसिकली क्या है कि इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहता है रशियन माल नेट, तो आप नेटवर्क करिए इंडियन कंपनीज के साथ। और बोला है कि क्रेडिटिंग द इंडियन लीडरशिप फॉर क्रिएटिंग एन इफेक्टिव मॉडल टू डेवलप लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड वो फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली बोला है कि जो भारतीय गवर्नमेंट है और भारतीय कंपनीज हैं, उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है, और बाहर वाले लोग वापस इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और रशिया को यहां से सीखने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज की आखिरी खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। इजराइल की स्पाई एजेंसी मोसाद, आपने नाम सुना होगा, उसने बोला है कि पाकिस्तान ISI विदेश में जो अमीर यहूदी हैं, जूज हैं, उनको मार रही है ISI। इसमें बोला है कि अटैक इजरायली बिजनेसेस इन साइप्रस। ये वीडियो फुटेज उन्होंने रिलीज करा है। ये वीडियो फुटेज में ये दिखाया गया कि पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी ISI किस तरीके से यहूदियों को और बाकी इजरायलियों को मार रही है। पाकिस्तानी नेशनल्स हैव बीन कॉट रिसेंटली इन सेवरल अदर सच प्लॉट्स टारगेटिंग इजरायलीज। पाकिस्तानी नेशनल्स को पकड़ा गया है, ऐसा मोसाद का कहना है कि पाकिस्तानी उनको पकड़ा गया है, राइट। और इसके अलावा उन्होंने बोला है कि in counter-terrorist operation on Iranian soil, the Mossad apprehended the head of the cell, Yusuf Shahbazi Abbas Lilu। इसको पकड़ा गया ईरानियन सॉइल में, मतलब ईरान के अंदर जाके मोसाद कराया हमने ऑपरेशन, ईरान के अंदर। ईरानियों को तो गले के नीचे नहीं उतरेगी ये बात, यहां पे यहूदी कैसे आ गए भाई। इसने डिटेल कन्फेशन दिया है ये यूसुफ शहबाजी अब्बास लीलू ने यह बोला है कि अब्बास लीलू इलू बोला है इसमें। जाहिर सी बात है, जब मोसाद चाबी लगाएगा तो अब्बास लीलू इलू बोलेगा, उसने इलू बोला इनको। और भैया इलू बोलते वक्त इसने यह बोला है कि डिसमेंटलिंग ऑफ द अटैक सेल इन साइप्रस, किस तरीके से साइप्रस में जो अटैक सेल था उसको डिसमेंटल करा गया, यानी कि किस तरीके से मारा गया लोगों को, और भी काम करे गए, तो ये पकड़े गए बेसिकली ये लोग। और ये इजराइल की एजेंसी मोसाद ने कराया। अब अब्बास लीलू ने फिर बताया कि डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड वेपन्स फ्रॉम सीनियर इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर्सनल इन ईरान, इसको मिले अब्बास लीलू को, ईरानियों से इसको मिले हैं, ठीक है। और ये ईरानियों ने बोला है किस तरीके से हम लोग ने, ईरानी बताते थे कि किस तरीके से आप लोग जाओ और आप लोग यहूदियों को मारो, और इसमें पाकिस्तान भी मुलव्वस था। तो पाकिस्तान ने यह काम भी शुरू कर दिया, किसी से पैसे मिले, हिटमैन का काम करा। ये देखो, ये जो पाकिस्तानी बोलते हैं ना कि हमारा दिल बड़ा धड़कता है फिलिस्तीनियों के लिए, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं, आज दोबारा रिपीट करूंगा। जो पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं ना हमारा दिल बड़ा धड़कता है यार फिलिस्तीनियों के लिए, फिलिस्तीन, ये कुछ नहीं है। कश्मीरियों के दिल धड़कता है, कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं, इनके दिलों में कूट के हिंदू नफरत और यहूदियों के खिलाफ नफरत भरी गई है। ये सिर्फ इनकी स्टेट पॉलिसी है, क्योंकि वो मुल्क नफरत की बिना पे बना था। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ठीक है। पाकिस्तानी तो गए नहीं कभी फिलिस्तीन, ये इधर माफ कीजिएगा इजराइल, ये तो पाकिस्तानी तो कभी, इनके पासपोर्ट में लिखा है कि इजराइल नहीं जा सकते। और जब आप कभी इजराइल गए नहीं, आप नफरत क्यों करते हैं? मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे, मैं कहना नहीं चाहता, लोग बोलेंगे कम्युनल हो गया, इसके नीचे सीधे रिलीजियस कारण है, धार्मिक कारण है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो हैं ये, और बाकी मुसलमान हेट नहीं करते। आप देखा अरब स्टेट्स में वो सब नॉर्मल हो गए, पहले जो भी लड़ाई झगड़ा था सब नॉर्मल हो गए। ये पाकिस्तान को खास खुजली है, खास खाज है इनकी, जो खुजाते रहते हैं ये यहूदियों को लेकर। अब ये यहूदियों पे अटैक करके इन्होंने यहूदियों को मारना शुरू कर दिया। यही पाकिस्तानी स्टेट का असली सच्चाई है। जो पैसे देगा उसके लिए लोग हिटमैन का काम करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे मेरा ये वीडियो खत्म होता है और अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, आस्क मेजर। पहला सवाल है मोहित शर्मा जी का, ये कहते हैं जय हिंद सर। जय हिंद मोहित जी। As we have seen this Russia-Ukraine war, how drones overpower tanks in battlefield,
And with the rapid advancement of technology of UAVs, do you think that tanks will become obsolete in the area of modern warfare? And should our focus be more on drones and less on tanks? ये कह रहे हैं मुझे, अच्छा ये कह रहे हैं कि ड्रोन्स ने टैंक्स को बर्बाद कर दिया, हमने यूक्रेन में देखा, तो क्या हमें टैंक से फोकस हटा देना चाहिए और ड्रोन्स पे करना चाहिए? ड्रोन्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है मोहित जी। मैं आपको बताता हूँ, ड्रोन्स का काम अलग है, टैंक्स का काम अलग है, ठीक है। अगर आपको दुश्मन को ओवरऑय करना है, ओवर पार करना है, आपको दुश्मन के डिफेंसेस हैं उनमें से तोड़ के जाना है कहीं पे, ठीक है, शॉक एंड ऑ, पंच, आयरन फिस्ट, बाकी ये आपका काम ड्रोन नहीं कर सकते। ड्रोन ऊपर उड़ते रहेंगे, बम बम गिरा देंगे, वो तो आर्टिलरी भी गिरा देगी और ज़्यादा इफेक्टिवली गिरा सकती है, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है, हर एक चीज़ का अलग काम होता है। आप प्लीज़ ये मत सोचिए कि ये ड्रोन है, ड्रोन ने वो गिराया तो टैंक खत्म हो गया, ठीक है ना। ये कुछ सालों तक एंटिसिपेट नहीं करा था लोगों ने कि टैंक को आप ड्रोन से भी मार सकते हैं। अब आपने एंटिसिपेट कर लिया है, आप देखिएगा साल भर के अंदर कोई ना कोई देश ऐसी टेक्नोलॉजी बना देगा जिससे कि ड्रोन से अगर बम गिरेगा नीचे तो टैंक को असर नहीं पड़ेगा। रिएक्टिव आर्मर साइड में दे रखा है, रिएक्टिव आर्मर ऊपर दे देंगे ये लोग, या कुछ करेंगे XYZ, मुझे नहीं पता, या फिर कुछ ऐसी चीज़, ऐसे वेपन उसमें लगे होंगे कि सामने से कोई भी आए तो ऊपर से इसको मतलब बर्बाद कर दे इसको। तो ऐसा नहीं है, टैंक्स के बिना आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, ठीक है। ड्रोन्स इतना हम लोग क्या था, हर चीज़ रोमांटिसाइज कर देते हैं। हमारी आदत है कि हम लोग सोशल मीडिया पे हर चीज़ रोमांटिसाइज कर देते हैं। हर तीसरा बंदा अपनी डीपी पे बलिदान का बैज लगा के रखा है। पैरा SF नहीं लड़ सकती इन्फेंट्री के बिना। मैं स्पेशल फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, नहीं लड़ सकते वो इतना राशन ही कैरी नहीं करते, इतना एमुनिशन ही कैरी नहीं करते कि डट के लड़ लें। कुछ समय तक लड़ सकते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन होते हैं उनके, हाईली इफेक्टिव होते हैं, लेकिन उनका एक लिमिटेड काम है पैरा SF का, उनका एक लिमिटेड काम है। उस लिमिटेड काम से ज़्यादा अगर आप उनसे देंगे तो वो भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि लड़ाइयाँ ऐसे नहीं होती, ठीक है ना। लड़ाइयाँ, रशिया के पास स्पेक्सनार्स है, ठीक है, क्यों नहीं रशिया जीत गया यूक्रेन का वॉर? दे हैव अमंग द फाइनेस्ट स्पेशल फोर्सेज इन द वर्ल्ड, क्यों नहीं जीत गया? तो ऐसा नहीं होता। हम लोग ना हर चीज़ रोमांटिसाइज, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर ना, ड्रोन का। तो आपने बोला कि पैरा SF ने ऑपरेशन करा, ठीक है, पैरा SF ने ऑपरेशन करा, एक जगह को बर्बाद कर दिया, अब उसको लेने के लिए इन्फेंट्री को आना पड़ेगा। पैरा SF उस ग्राउंड को होल्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इनके पास नंबर्स नहीं है, इनके पास वो वेपन्स एंड एमुनिशन नहीं है, और इनकी टैक्टिक्स इनकी टैक्टिक्स है कोवर्ट ऑपरेशंस करने की, चुपचाप ऑपरेशन करा, ठोका, निकल लिए वहां से, इस टाइप के ऑपरेशंस, ठीक है। हाईली स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करा, वो उनका काम है, उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो इन्फेंट्री का काम है, उनसे बेहतर इन्फेंट्री से बेहतर कोई नहीं कर सकता। जो आर्मर्ड का काम है, आर्मर्ड से बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये हमें मानना अपनी जगह पे स्पेशलाइज्ड है। तो ये जो आप ड्रोन की बात करें, ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों, जो दूसरा सवाल है वो ये है कि आयुष प्रकाश जी ने बोला है, गुड इवनिंग ब्रदर। ये बिल्कुल ठीक आदमी है आयुष भाई, गुड इवनिंग, आई होप यू आर फैंटास्टिक एंड डूइंग वेल। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी आयुष जी, आई होप यू आर डूइंग वेल। कहते हैं मैं भोले बाबा गिव यू इमेंस हैप्पीनेस एंड स्ट्रेंथ। थैंक यू वेरी मच। और आपको भी भोले शंकर आशीर्वाद दें अपना। Kindly answer my one question. Why has Indian Army replaced powerful SLR with the very low quality Insas rifles? Even Pakistani Army used M4 rifles, which is better than Insas rifle if I'm not wrong. Kindly throw some light on it. अच्छा ना, ऐसे M4 जो है ना, पाकिस्तानी आर्मी नहीं यूज करती, पाकिस्तानी आर्मी का और राइफल्स हैं। M4 देखिए, M4 कार्बाइन है, ठीक है ना, उसका काम अलग है। वो 5.56 है, पाकिस्तानी आर्मी 7.62 यूज करती है। एंड आई थिंक दे यूज अ हेकलर एंड कॉक वेरिएंट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। हमने क्यों करा SLR को, पावरफुल SLR को? SLR, एक तो SLR का मतलब है सेल्फ लोडिंग राइफल, ठीक है ना। यानी कि SLR को आप एक बार ट्रिगर दबाओ तो एक बार गोली निकलती है। जैसे AK-47 में एक बार ट्रिगर दबाओ तो टर करके पूरा मैगजीन खाली, अगर आप दबाए रखें ट्रिगर, अगर आप छोड़ दें तो फिर 4-5 ही निकलेंगी, 2-3 ही निकलेंगी। अच्छा, SLR का ऐसा होता है, SLR का ठाक ठाक ठाक। तो इनको पता लगा, श्रीलंका में पहली बार इनको झटका लगा इंडियन आर्मी को। वहाँ पे LTT के पास AK-47 थी, इनके पास SLR थी। जब तक एक गोली फायर करते थे, वहाँ से 10 आती थी। तो ये ड्रामा वहाँ पे शुरू हुआ। फिर कश्मीर में देखा, नॉर्थ ईस्ट में देखा कहीं, तो इंडियन आर्मी ने बोला कि नहीं। अब ये 5.56 पे क्यों गए? 5.56 इसेंशियली इज अ नेटो कैलिबर। नेटो कंट्रीज यूज करती थी। आइडिया उस जमाने में जो मुझे बताया गया है, ठीक है ना, ये मुझे सिखाया गया था फौज में। अब डिटेल तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें ये बताया गया कि साहब ये गोली ऐसी है 5.56, एक तो ज़्यादा बंदा इस्तेमाल ले आ पाएगा क्योंकि हल्की गोली है, तो सोल्जर कैन कैरी मोर। दूसरी चीज़ है TRB था उसमें, 3 राउंड बर्स्ट, कि ज़्यादा गोली भी वेस्ट नहीं होगी। आप सिंगल शॉट पे करो या TRB करो तो टट 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 करके 3 बार, एक बार में 3 गोलियां निकलती हैं, तो उससे आपकी एमुनिशन भी सेव होगी। फिर बोला कि कैलिबर 5.56 क्यों रखना है? कि आदमी मरेगा नहीं, आदमी घायल हो जाएगा, और आदमी घायल होने के बाद फिर वो
क्या होता है कि जब सोल्जर खत्म हो जाता है ना, फिर तो ठीक है वो खत्म हो गया, पर अगर वो घायल है फिर उसको पीछे लेकर आना, तो 2-3 लोग उसमें लग जाएंगे उसको लाने के लिए और उसको उठाने के लिए और पीछे ले जाने के लिए, तो वहाँ पे और फिर वो चीखेगा चिल्लाएगा, लोगों का मोराल कम होगा। ये काफ़ी कारण हमें बताए गए थे जब मैं फौज में था, ये डिस्कस होती थी चीज़ें, तो मैंने भी सुनी है, ठीक है ना। अब असली कारण क्या था वही जाने जिसने अप्रूव करा। अब आप पूछे कि क्यों ये हथियार घटिया है, ये घटिया हथियार इसलिए क्योंकि उस ज़माने में हमारी मैन्युफैक्चरिंग घटिया थी, ठीक है। और आज की तारीख में भी हमारी मेटलर्जी कुछ खास नहीं है, वी आर इम्प्रूविंग डे बाय डे और फॉरेन टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। लेकिन आप ज़रा इस पर सोचिएगा कि भाई इसरो रॉकेट भेज सकता है ना, हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बना सकते हैं, हम लोग सैटेलाइट्स बना सकते हैं, हम लोग वो काम कर सकते हैं जो दुनिया में कोई देश नहीं कर सकता। राइफल नहीं बनी इनसे। इसके पीछे सिस्टमिक फेलियर है कहीं ना कहीं, जो कि अब दूर हो रहा है। राइफल नहीं बनी, अब दूर हो रहा है। सरकार ने जो चाबी लगाई है ना इनको, अब जाके दूर हो रहा है। लेकिन किसी दिन बैठेंगे यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि चक्कर क्या है इसके पीछे, और इसके बाद बड़ा विचित्र चक्कर है। इट्स अ वेरी डीप रूटेड प्रॉब्लम, ठीक है। आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, मैं वेपन्स की बात कर रहा हूँ, मैं गाड़ियों की, वैक्सीन की, इन सब बातें नहीं कर रहा, मैं हथियार की बात कर रहा हूँ। आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस कभी आया ही नहीं, अब आना शुरू हुआ है आपका, अब शुरू हुआ है आपका, शुरू हुआ है, कहीं पहुंचा नहीं है, अब शुरू हुआ है, अब पहुंचेगा और वर्ल्ड के टॉप तक पहुंचेगा। भारतीय हथियार टॉप तक पहुंचेंगे, लेकिन आज की तारीख में शुरुआत हो गई है। ये शुरुआत 1947 में हो जानी चाहिए थी, अब शुरू हो गई। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए ना बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो मेजर गौरव आर्य सर की। इसमें जो उन्होंने शुरुआत की वो कि जो IMF से लोन मिला है पाकिस्तान को और $3 अरब का, और वो भी सर बता रहे हैं कि पार्ट्स में मिलेगा, एकदम से नहीं मिलेगा। और उसमें से भी जो ज़्यादातर हिस्सा है वो जो वहाँ की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो शरीफ फैमिली हो गई या फिर जरदारी फैमिली हो गई, उनकी जो पार्टीज़ हैं वो ले जाएंगी ज़्यादा हिस्सा, और वहाँ की आर्मी ले जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट ले जाएगी। और जो आम पाकिस्तानी नागरिक है उस तक कितना पैसा पहुँचता है ये इंपॉर्टेंट है, ये देखने वाला, उस तक कुछ पहुँचता भी है या नहीं पहुँचता, कि 1% पहुँचता है, 2% पहुँचता है। बाकी पैसा तो ये ले जाएंगे और कुछ पैसा ही दे देंगे जो इन्होंने बाकी देशों से लोन लिए हैं, उनकी जो EMIs हैं वो देने में लग जाएंगे। दूसरा ये कि जो इजरायली स्पेशल फोर्सेस हैं, सॉरी इसराइल की जो एजेंसी है मोसाद, उसने ये पता लगाया है कि जो पाकिस्तानी हैं वो ईरान में जो ज्यूज़ हैं और इजराइलीस हैं, जो अमीर इजराइलीस हैं, ज्यूज़ हैं, उनको मार रहे थे। और उन्होंने एक नेटवर्क का पता लगाया है ईरान की सॉइल में, और वो उन्होंने कैप्चर किया है। उसमें पाकिस्तानी निकला, एक शख्स का नाम भी आया था, इलू करके, जो सर कह रहे थे। तो उसने बताया कि मतलब उसको पाकिस्तान जो ईरान के गार्ड्स हैं, मतलब ईरान की फ़ोर्स है, वहाँ से भी हेल्प मिली थी, वहाँ से बातचीत हुई थी उसकी। और उसके बाद वो जो ज्यूज़ हैं उनको टारगेट कर रहे थे। और तीसरी बात ये कि जो अभी क्वेश्चन आंसर हो रहे थे उसमें जो राइफल्स की बात हो रही थी, टैंक्स की, और टैंक्स की बात हो रही थी। उसके अलावा जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी जम के तारीफ़ की, और जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसकी बहुत तारीफ़ की कि हमें भी अपने देश में ऐसा करना चाहिए। क्योंकि जब मोदी जी आए थे तभी मोदी जी ने ये चीज़ शुरू कर दी थी, और उसका रिज़ल्ट अभी 9 साल हो गए हैं और अब देखने को मिला है। इकोनॉमी इतनी बूस्ट हो गई है, उस चीज़ का बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा है हमारी इकोनॉमी में। तो वही चीज़ जो रशियन प्रेसिडेंट है वो कह रहे थे कि हमें भी अपने देश में ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने यूक्रेन रशिया वार के बाद जो रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो उसके बाद रशिया कह रहा है कि हमें अपनी इकोनॉमी डेवलप करने के लिए खुद की जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बूस्ट करना चाहिए, जैसे इंडिया में हमारे PM ने किया है। और रशिया और इंडिया तो वैसे बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों क्लोज़ फ्रेंड्स भी हैं, मिस्टर पुतिन और मोदी जी। तो कह रहे थे कि उनसे सीखने में भी कोई हर्ज नहीं है कि वो कैसे कर रहे हैं, और हमें भी अपने देश में बूस्ट ऐसा लाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। जल्दी मिलूँगा आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।